हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने अभी फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में अच्छे से समझ लिया है और फाइनेंशियल लेवरेज किस तरह से बिजनेस पे इम्पैक्ट करती है वो भी समझ लिया है स्टूडेंट्स। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है फाइनेंशियल लेवरेज। सो आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी फाइनेंशियल मैनेजर के कैपिटल स्ट्रक्चर के चॉइस को असर डालते हैं उसके ऊपर और उस पर फ़र्क डालते हैं। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली डेट और इक्विटी के बीच में एक कंपैरिजन होता है। तो डेट और इक्विटी की जो रेशो है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो सबसे पहला पॉइंट जो है कैश फ्लो पोजीशन। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा है कि जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग हो या ऑपरेटिंग हो, किसी भी तरह की अगर एक्टिविटी हमने पढ़ी है तो उसमें कैश फ्लो पोजीशन नाम ज़रूर आया है। तो कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जिस कंपनी के अंदर कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग होती है, जिसका कैश आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि उसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा अच्छी हो रही हैं और उस कंपनी के पास ये पावर है कि अगर कहीं से वो उधार ले लेती है तो उनके पैसे टाइम से लौटा सके। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो इसका मतलब है कि डेट भी वो कंपनी ले सकती है और अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा सकती है, क्योंकि जितना डेट बढ़ता है, जितना उधार बढ़ता है, उतना ही कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसीलिए यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन का पहला पॉइंट है। आइए पढ़ते हैं। बिसाइड्स कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन अ कंपनी मस्ट हैव बफर। तो एक तो कंपनी कैश के कुछ ऑब्लिगेशंस में बंधी होती है, ठीक है? जैसे कि अगर उन्होंने डिबेंचर से पैसा उठाया या डेट से पैसा लिया है तो उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा, उस पैसे के अलावा कंपनी के पास और भी कैश होना चाहिए जिसको बफर कैश बोलते हैं। अब ये किस लिए होना चाहिए स्टूडेंट्स? टू मीट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। तो आपको पता है बिजनेस में बहुत डे टू डे के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं। तो उन कामों को करने के लिए कैश चाहिए। अगर कैश नहीं अवेलेबल होगा तो बार-बार आपको उधार लेना पड़ेगा या बार-बार आपको कहीं और से कैश का अरेंजमेंट करना होगा। तो बिज़नेस ऑपरेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कैश चाहिए होता है। टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए तो तुरंत कैश देके आप फिक्स्ड एसेट कहीं से भी ले सकते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर आपने कहीं से उधार लिया हुआ है तो उनका इंटरेस्ट देने के काम आता है कैश, और प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करने के काम आता है। तो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो समझ लीजिए कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है और वो डेट से ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ असर डालती है आपकी चॉइस के ऊपर। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे पॉइंट में आपको एक रेशो दी हुई है और ये रेशो, अगर आपने अकाउंटिंग रेशो चैप्टर पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसमें भी ये रेशो दी हुई थी। तो आज इसका मतलब एक और बार समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, इंटरेस्ट है जो हमारे ऊपर एक खर्चा होता है। हम जो डेट से पैसा उठाते हैं उसको उसको तो हमको रीपे करना ही होता है, लेकिन साथ में कुछ पैसा जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे भी देना होता है। तो वही इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मेंशन है। कवरेज मतलब होता है कि इंटरेस्ट को कवर करने के आपके अंदर कितनी पावर है। कितने कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि अपने प्रॉफिट से वो लोगों का इंटरेस्ट वापस चुका सके। तो आइए देखते हैं कौन सी चीज़ को कंपेयर करते हैं इसमें। इट एक्सप्लेन्स हाउ मैनी टाइम्स ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैन रीपे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कहने का मतलब है आपकी कंपनी ने जो भी अर्निंग की है, जो भी प्रॉफिट है आपकी कंपनी का, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? तो टोटल प्रॉफिट मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि अभी बिफोर आईओटी है। आईओटी होने के बाद पैसे जो है वो और कम हो जाते हैं, लेकिन अभी बिफोर की बात हो रही है। तो उस बिफोर वाले प्रॉफिट को इंटरेस्ट से आपने कंपेयर किया है कि कंपनी के ऊपर जितना उधार था, उस पे कितना इंटरेस्ट बना हुआ है और आपके पास कितना प्रॉफिट है उस इंटरेस्ट के कंपैरिज़न में। मान लेते हैं कि प्रॉफिट है फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 और इंटरेस्ट आपको देना है 100, ठीक है? तो इंटरेस्ट आपको 100 देना है और प्रॉफिट है 2000, तो ये जो रेशियो आएगी 20% आएगी, ठीक है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस रेशियो को निकाला जाता है। इसको आप 20:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? परसेंटेज में ना ही लिखें, इसको आप 20:1 लिखें, तो इसका मतलब हो गया कि अगर एक
रुपया उधार का वापस लौटाना है या इंटरेस्ट का वापस लौटाना है, तो हमारे पास 20 रुपये पड़े हुए हैं, तो हर 20 रुपये में से 1 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे चला जाएगा। तो इसका मतलब अभी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी ज़्यादा होगी ये रेशो, उतना ही कंपनी उधार का पैसा लौटाने में सक्षम है। हायर रेशो मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ डेट एज देयर इज लेस रिस्क इन इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। तो इंटरेस्ट पेमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है, बड़े आराम से कंपनी अपना इंटरेस्ट लोगों को पे कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहली रेशो थी। एक रेशो और है जो अक्सर एग्जाम में आ जाती है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है डेट सर्विस कवरेज रेशो। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें भी नाम में ही इसका मतलब छुपा है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर भी कवरेज आ गया ना, ऊपर भी कवरेज था, तो इसका मतलब जो भी इंटरेस्ट बनता है डेट सर्विस, डेट सर्विस क्या होता है, जो भी आपने पैसा मार्केट से उठाया है उनको कुछ लौटाना होगा आपको इंटरेस्ट के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे, तो स्टूडेंट्स वही डेट सर्विस कहलाता है। तो यहाँ पर जो रेशो है इसमें क्या है, द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विथ टू कैश रिक्वायर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन डेट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सेट्रा। तो देखिए आपको पैसा देना कहाँ कहाँ होता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पर दो चीज़ें ले ली गई हैं। अब स्टूडेंट्स याद होगा आपको कि जो शेयर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हम उन लोगों को देते हैं जिनके पास हमारे शेयर्स पहले से ही हैं या जिनकी कंपनी से अच्छी पहले से ही कॉन्टैक्ट है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो फिक्स डिविडेंड होता है, वो देना ही होता है। तो ये दोनों चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। हाँ, इक्विटी शेयर्स वालों का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, वो मर्जी के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनकी बात हो रही है, तो इन दोनों को आपको इस रेशो में लेना है। और कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस, हमने पढ़ा ही हुआ है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस मतलब क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे। और कैश प्रॉफिट बेसिकली कैश में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उससे कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे पास जितना प्रॉफिट आता है उसको हम कंपेयर करेंगे जितना पैसा हमको लौटाना है, तो इसी को बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो डेट सर्विस में ये दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हायर रेशो मीन्स हायर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट्स, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही है। तो बस दो रेशो का नाम आपको याद करना है स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा और फ़र्क है क्योंकि ये ईबीआईटी था ऊपर और यहाँ पर क्या है, कैश प्रॉफिट बाय ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है, बाकी मीनिंग बिल्कुल सेम है, दोनों को इंटरेस्ट से ही कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 जो है वो है कॉस्ट ऑफ डेट। अब देखिए आसान पॉइंट्स बचे हैं सारे, कुछ मुश्किल नहीं बचा है। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है जब भी आप उधार लेते हैं तो उस पर ब्याज वगैरह बनता है, तो वही उसी को कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा है इफ़ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज़ लेस, अगर ब्याज की जो दर है वो कम होगी तो जाहिर सी बात है आप डेट ले सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर आप अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेट हमेशा ऊपर होता है और इक्विटी नीचे होता है। तो न्यूमरेटर को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। तो इसका मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, इसमें तो कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ेंगे, टैक्स रेट। अब स्टूडेंट सीधी सी बात है, टैक्स रेट भी बहुत असर डालता है। इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट डेट इज प्रेफर्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हमने अभी तक फाइनेंशियल लेवरेज के जो न्यूमेरिकल्स किए थे हमने ये पढ़ा था कि जो टैक्स होता है वो कब लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, हमको एक टैक्स का परसेंटेज दिया होता था, और अगर डेट होती है तो इनका इंटरेस्ट पहले देना होता है और टैक्स उसके बाद लगता है, मतलब टैक्स कम हो गया अपने आप ही। लेकिन अगर आप डेट से पैसा नहीं उठाते हो तो जितना प्रॉफिट हुआ है उस पूरे पे पहले टैक्स लगता है और उसके बाद आपको उसमें से डिविडेंड देना होता है। तो ऐसे केस में ज़्यादा टैक्स लग जाता है। तो स्टूडेंट्स जब टैक्स की दरें ज़्यादा हो, टैक्स रेट ज़्यादा चल रहा हो, तो उस समय में आप उधार लेके पैसा जोड़ सकते हैं या अपनी कंपनी में फाइनेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डेट को हमेशा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बोला जाता है ना? तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टैक्स रेट ज़्यादा होता है तब भी आपके कैश और कैपिटल स्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ेगा और आपका डिसीजन वहाँ पे बदलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टैक्स अमाउंट। ये वाली लाइन अच्छे से हम समझ चुके हैं, तो बार बार आपको नहीं समझाऊंगा। 6th पॉइंट पे आते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स।
किसी भी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पॉइंट ही याद करें। 7वाँ इसलिए क्योंकि कभी-कभी 6 में से 1 या 2 भूल जाते हैं, तो आपको 7-8 पॉइंट याद कर लेने चाहिए। फिलहाल मैं आपको 6 ही पॉइंट समझाऊँगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटेशन कॉस्ट और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब भी शेयर इश्यू होते हैं, ठीक है? या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है जब हमको पैसे चाहिए होते हैं, तो कुछ पैसा हमको पहले खर्च करना पड़ता है। अब शेयर इश्यू से अगर हमको करना है तो शेयर इश्यू करना ही एक खर्चा होता है, क्योंकि उसमें हमको एक तो प्रॉस्पेक्टस छपवाना होता है, मतलब लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताओ, और उसके बाद किसी अंडरराइटर को पैसे देने होते हैं ताकि वो गारंटी ले हमारी कंपनी की और लोगों को भरोसा दिलाए। उसके अलावा ब्रोकर्स भी होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं जो लोगों से बात करके हमारी कंपनी के शेयर बेचने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो खर्चे होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट होते हैं, ठीक है? और ये ज़्यादातर जब इक्विटी से पैसा उठाते हैं ना तब होता है। तो इट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। तो जब भी आप सिक्योरिटी इश्यू करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑलरेडी बता दिया मैंने, ये गारंटर का कमीशन होता है। अगर किसी बैंक से आप गारंटी दिलवा रहे हैं या किसी इन्वेस्टर से गारंटी दिलवा रहे हैं तो उसको कमीशन पे करना होता है। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर्स को भी पैसा देना होता है आपको, आपके शेयर्स मार्केट में बिकवाने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी, बेसिकली ये स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कुछ भी शेयर इशू करने के लिए, तो उनको भी खर्चा देना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सिक्योरिटीज विद मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट शुड बी प्रेफर्ड। अब जाहिर सी बात है, डेट में जो होता है, डेट जब आप डेट से पैसे उठाएंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? बिल्कुल ही नहीं होती, मतलब बहुत नील के बराबर होती है लगभग। लेकिन इक्विटी शेयर्स से अगर आप पैसा उठाएँगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा पे करनी होती है। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट का पॉइंट भी आपके डिसीजन पे असर डाल सकता है, जब भी आप डेट या इक्विटी से पैसा उठाने की सोचें। तो स्टूडेंट्स, बस इतने ही पॉइंट हैं। सो यहाँ पर आज हमने बात की है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सभी पॉइंट्स एक ही जैसे हैं इस चैप्टर में, ज़्यादा नई चीज़ें नहीं हैं। तो बस जो जो थोड़े बहुत डिफरेंट पॉइंट्स हैं बस उसी को आपको याद करना है। बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो अपनी तरफ से आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से समझ आई आज की क्लास। सो नई क्लास में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।